बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, लाइक ज़रूर कर दिया करें, शुक्रिया। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। परवाह न करो, गाड़ी में बैठो और यहाँ से निकल जाओ। वो हैरानी से बोली, क्या शार्पर को छोड़ दूं? तुम यहाँ से चलो, मैं बता रहा हूँ। इसने मेरी हिदायत पर अमल किया। कार ड्राइव करते हुए बोली, आप बताओ इसे क्यों छोड़ना चाहते हो? हम इसे पकड़ कर क्या करेंगे? कैसी बातें करते हो? ये शख्स इतने दिनों तक पुरस्कार बना रहा। इसने टेलीपैथी के जरिए इसराइली एजेंटों को बाबा साहब के दायरे में घुसने का मौका दिया, हमारी रातों की नींदें खराब करता रहा, और तुम इसे छोड़ देना चाहते हो? वो हमसे निजात हासिल नहीं कर सकेगा। मैंने इसके दिमाग में जगह बना ली है। इसके आसपास जितने लोग हैं, इन सब की आवाजों और लबो लहजे को याद कर चुका हूँ। उसके पास मामूली आलाकार हैं, वो किसी वक्त भी अपनी जोन बदल सकते हैं। इनकी जगह नए आ सकते हैं। शार्पर के दिमाग को फिर तरमीमी अमल के जरिए लॉक किया जा सकता है। तब क्या करोगे? जब ऐसा होगा तब देखा जाएगा। बहराम मशीन ले गया है, लेकिन वो शार्पर के बगैर बेकार है। इसे हर हाल में अपने पास बुलाएगा। अब हम शार्पर के जरिए ही बहराम तक पहुंच सकते हैं। वो ड्राइव करती रही, कुछ सोचती रही, फिर बोली, अभी शार्पर का दिमाग फ्री पोर्ट बना हुआ है। कोई भी टेलीपैथी जानने वाला वहां आ जा सकता है। ये अच्छा मौका है। तरमीमी अमल के जरिए बहराम गंगोली का तिलिस्म तोड़ दो ताकि इसका दिमाग मुकफ्फल न रह सके। मैं ऐसा करने वाला हूँ। इसके लिए मुनासिब मौका देख रहा हूँ। जब तक शार्पर कहीं आराम से जाकर नहीं लेटेगा, मैं इस पर यह अमल नहीं कर सकूंगा। जब मैं बहराम से मुकाबला कर रही थी तब मौका था। तुम्हारा मुकाबला बड़ा सनसनीखेज था। वो कमबख्त बार बार काले अमल से तमाशे दिखा रहा था। मैं ये सोचकर तुम्हारे दिमाग में मौजूद था कि किसी भी मुसीबत की घड़ी में अचानक खुद को जाहिर कर दूंगा। अगर वो अपने किसी अमल से मुझे मार डालता तो सवाल ही पैदा नहीं होता। काले अमल से कोई किसी को मार नहीं सकता। अगर ऐसी कोई मिसाल मिलती है तो मरने वाला निहायत ही बुज़दिल और पस्त हिम्मत होता है। वो दहशतज़दा हो जाता है। बाज़ हालात में खून की कै करता हुआ मर जाता है। जो लोग गैर मुतज़ल्ज़ल ईमान रखते हैं, मजबूत कुव्वत इरादी के मालिक होते हैं और हौसलामंद होते हैं, इन पर आज तक काला जादू असर न कर सका। ताज़ा तरीन मिसाल खुद तुम्हारी है। वो तुम्हें एक नहीं 6 बहराम गंगोली के जरिए दहशत अदा करता रहा, उलझाता रहा, लेकिन तुम्हें जान से न मार सका। जब वो मशीन लेकर फरार हो रहा था तो तुमने खुद को जाहिर क्यों नहीं किया? इसने काले अमल के जरिए सिर्फ तुम्हें नहीं, मुझे भी उलझा दिया था। मैं हैरान था कि असल बहराम गंगोली कौन है और असल तलवार कौन सी है। बाद में इंकशाफ हुआ तुम 5 के दरमियान गिरी हुई थी। छठा जो असल था वो मशीन लेकर फरार हो रहा था। मोटर बोट की आवाज सुनकर हमें अपनी गलती का और उलझने का एहसास हुआ, लेकिन इस वक्त तक देर हो चुकी थी। मुझे अब कहाँ जाना है? शिकागो पहुँचो, मैं आ रहा हूँ। बहराम गंगोली किसी जेरे जमीन अड्डे में पनाह लेगा। जब तक टेलीपैथी का इल्म अपने दिमाग में मुंतकिल नहीं कराएगा, वो खुद को और मशीन को किसी की नजरों में नहीं आने देगा। वो कहीं भी रुपोश रहे, हम शार्पर के जरिए इस तक पहुंच ही जाएंगे। मैं जा रहा हूं। मुझे शार्पर के पास रहना चाहिए। देखता हूं इसे कहां पहुंचाया जा रहा है। वो एक गाड़ी की पिछली सीट पर लेटा हुआ था। अगली 2 सीटों पर बहराम के 5 आलाकार थे। इसे कहीं ले जा रहे थे। मैंने इनके दिमाग को पढ़कर मालूम कर लिया इसे कहां पहुंचाया जाएगा। फिर मैंने बाबा साहब के इदारे से तल्लक रखने वाले जवानों को मुखातब किया। इनसे कहा, मैं चंद जरूरी बातें कर रहा हूँ, इन्हें नोट करो। वो कागज कलम लेकर बैठ गया। मैंने कहा, बहराम गंगोली के 3 अड्डों का पता मिला है। अभी ये लोग शार्पर को मिशिगन झील के साहिली रास्ते पर ले जा रहे हैं। शुमाली हिस्से में पहुंचकर झील को पार करेंगे, फिर ओटावा शहर पहुंचेंगे। वहां लंकन स्क्वायर में 20 मील दूर छोटी सी बस्ती है जहां मैक्सिको के लोग अब ज्यादा आबाद हैं। जनाब, मैं समझ गया। ओटावा में हमारे जवान मौजूद हैं। मैं इनसे राब्ता कायम करता हूं। बहराम गंगोली का दूसरा क्लीज हुडसन के इंतहाई जनूब में है। वहां एक साहिली शहर मौसूनी में एक आबशर के साये में गार है। इस गार में सांपों की बहुतात है, लिहाजा लोग इस तरफ नहीं जाते हैं। क्या वो सांप जहरीले हैं? इनमें से चंद जहरीले हैं। वो सब बहराम गंगोली के परवरदा हैं। वो समझता है जहर किन में है और किस तरह इनको अपने काबू में करना चाहिए। फिर तो वो इसी अड्डे में ट्रांसफर मशीन ले जाएगा। तुम सबको मोहतात रहकर दूर ही दूर से तमाम अड्डों की निगरानी करना है। बहराम किसी तरह शुबा न होने पाए। जनाब, इत्मीनान रखें, बहराम कभी हमारी आहट भी नहीं पा सकेगा। तीसरा अड्डा आबनाए हुडसन की शुमाली मशरकी बस्ती में है। यहाँ एक किला नुमा रिहाइशगाह है। वो
मेरे बताए हुए पते नोट कर रहा था। बहराम गंगोली के ये तीनों अड्डे कैनीटा में थे। मैंने ख्याल ख्वानी की परवाज की, फिर जनाब शेख साहब को मुखातब करते हुए कहा, मुझे कम से कम 2 हेलीकॉप्टर की सख्त जरूरत है। यहाँ फ्लाइंग क्लब से हासिल करने में खासी दुश्वारी पेश आती है। मैं अभी फ्रांसीसी हुकूमत से राब्ता कायम करता हूँ। इनका सफीर तुम्हारे लिए आसानियां फराहम करेगा। तुम थोड़ी देर बाद मुझसे राब्ता कायम करो। मैं गुलाम के पास गया। हमारे आदमियों ने इसे शिकागो पहुंचा दिया था। इसका हुलिया भी बदल दिया था। अब वो बेहतरीन सूट में नजर आ रहा था। इसके पास हजारों डॉलर थे, जरूरत पड़ने पर और मिल सकते थे। वो एक बहुत ही महंगे होटल के कमरे में क्याम कर रहा था। बुनियादी बात ये थी कि मैंने इसके दिमाग से गुलामी के जरासीम खत्म कर दिए थे। अब वो एक आजाद इंसान था और आइंदा किसी की गुलामी कबूल करना अपनी तौहीन समझता था। मैंने इसे मुखातब किया, हेलो अहमद अल बाकी, मैं फरहाद बोल रहा हूँ। वो एकदम से उठकर अटेंशन हो गया, दोनों हाथ सीने पर बांध कर बोला, आपका गुलाम हाजिर है। मैंने हंसते हुए कहा, अभी तुम्हारा दिमाग पड़ रहा था, तुम गुलामी को अपनी तौहीन समझते हो, फिर खुद को गुलाम क्यों कह रहे हो? मेरे आका, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का गुलाम नहीं होता, लेकिन ताबेदार होता है। आपकी जात से मुझे आजादी नसीब हुई, हमेशा की गुलामी से निजात मिल गई। अब मेरा दिमाग हमेशा एक आजाद इंसान की तरह सोचेगा, मगर अपने मोहसिन के काम आना, इसके हर हुक्म की तामील करना मेरा फर्ज होगा। मैं गुलाम ना सही, लेकिन आपसे दरख्वास्त करता हूँ, मुझे गुलाम बाकी ही कहकर मुखातब करें। आप सलाहियतों के एतबार से आला हैं, मैं अदना हूँ, इस लिहाज से आपको आका कहा करूंगा। अच्छी बात है, ये बताओ मरीना से राब्ता कायम किया? वो जरा हिचकिचाने लगा। मैंने पूछा, क्या बात है? मुझे कहते हुए शर्म आती है। बिला झिझक कहो, वरना मैं तुम्हारे ख्यालात पढ़ लूंगा। वो अटक अटक कर बोलने लगा, दरअसल वो अच्छी लगती है, कई बार मुझे बहकाने की कोशिश करती रही, लेकिन मैं दामन बचाता रहा। सोचता हूँ इससे राब्ता कायम करूंगा तो वो फिर वही हरकतें करेगी। मैं यही चाहता हूँ, वो खुद गर्ज होगी, सिर्फ तुमसे अपना काम निकालने के लिए मोहब्बत करेगी तो तुम भी खुद गर्ज बन जाना। अगर वो दिल से तुम्हें चाहेगी तो तुम भी इससे वफा करोगे। मैंने बर्नार्ड सलैरी के दिमाग में पहुंचकर इसके अपार्टमेंट का फोन नंबर मालूम किया, फिर गुलाम को बताते हुए कहा, फोन पर राब्ता कायम करो, मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा। मैंने फिर शेख साहब को मुखातब किया। इन्होंने कहा, वाशिंगटन में फ्रांसीसी सफीर से राब्ता कायम कर सकते हो, मैं इसकी आवाज सुना रहा हूँ। इन्होंने रिकॉर्डर ऑन किया। मुझे एक शख्स की आवाज सुनाई दी। मैंने चंद फिक्रे सुनने के बाद कहा, काफी है, आप इसे बंद कर दें। मैं सफीर के दिमाग में पहुंच गया। जब इसे मुखातब किया तो इसने मुस्कुराकर जवाब दिया, मुझे फोन पर पता चला है कि 0 चैनल पर गुफ्तगू होने वाली है। आप मेरे दिमाग में आए हैं, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ और अपने बेपनाह मसरतों का इजहार करता हूँ। मैंने भी इसे रस्मी सा जवाब दिया, फिर कहा, मुझे यहाँ 2 हेलीकॉप्टर की जरूरत है, ये दिन रात मेरे इस्तेमाल में रहेंगे। वो थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर इसने कहा, हमारा एक बेइंतहा दौलतमंद शख्स यहाँ मौजूद है, इसके पास जाती हेलीकॉप्टर हैं, वो तुम्हें मिल सकते हैं। फ्रांस के इस बेइंतहा दौलतमंद का नाम फ्रांसिस फर्नांडो था। क्योंकि दौलत का शुमार नहीं था, इसलिए उर्फे आम में किंग फर्नांडो कहलाता था। सफीर ने टेलीफोन के जरिए इससे राब्ता कायम किया, फिर कहा, मैं अभी तुम्हारे पास आ रहा हूँ, एक निहायत अहम मसले पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। तुम्हारा आना सारा आंखों पर, क्या 2 घंटे बाद नहीं आ सकते? मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग अटेंड करने जा रहा हूँ, ये मीटिंग बहुत जरूरी है। तुम चाहो तो 2 घंटे के लिए मीटिंग मुलतवी कर सकते हो। मेरे अलावा कंपनी के 5 डायरेक्टर्स हैं। 2 घंटे बाद मीटिंग करने के लिए हर एक को कायल करना मुमकिन नहीं है। मैंने सफीर से कहा, आप बहस न करें, इसके पास चल पड़े, वो आपका इंतजार करेगा। मैं किंग फर्नांडो के पास पहुंच गया। वो रिसीवर रखने के बाद उठना चाहता था। मैंने इसकी सोच में कहा, क्या हर्ज है अगर मैं तमाम डायरेक्टर से 2 घंटे बाद का वक्त तय कर लूं, शायद वो राजी हो जाएं। वो इस बात को मानता नहीं था। मैंने इसे मानने पर मजबूर किया। वो एक एक डायरेक्टर को बारी बारी फोन पर मुखातब करने लगा। उधर इसके मुखातब जवाब में कुछ कहते थे, मैं इनके दिमाग में पहुंच जाता, इन्हें राजी होने पर मजबूर कर देता। इस तरह वो 5 डायरेक्टर 2 घंटे बाद मिलने के लिए राजी हो गए। थोड़ी देर बाद सफीर इसके पास पहुंच गया। इसने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ, तुम मीटिंग में नहीं गए? तुम्हें नाराज नहीं कर सकता था, 5 डायरेक्टर को राजी कर लिया है। बताओ कौन सा अहम मसला है जिस पर गुफ्तगू करना चाहते हो? इसने फर्नांडो की आंखों में झांकते हुए मुस्कुराते हुए कहा, इस वक्त हमारा पाकिस्तानी और फ्रांसीसी हीरो हमारे दरमियान मौजूद है। वो जरा सीधा होकर बैठ गया, हैरानी से बोला, क्या
क्या तुम कहना चाहते हो? फरहाद साहब हमारे दरमियान हैं। हाँ, तुम मीटिंग छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। फरहाद साहब ने कहा मैं तुम्हारे पास चला हूँ, तुम कहीं नहीं जाओगे। यहाँ आकर देख रहा हूँ तुम वाकई मेरा इंतजार कर रहे हो। वो सर कुछ आकर सोचने लगा। मैंने मुखातब किया, मिस्टर फर्नांडो, मैं तुम्हारे दिमाग में बोल रहा हूँ। वो एकदम से उठकर खड़ा हो गया, खुश होकर बोला, क्या फरहाद साहब आप बोल रहे हैं? भाई अब तक मेरे मुतल्लिक सफीर साहब बोल रहे थे, मैं यकीन दिलाने के लिए तुम्हारे अंदर बोल रहा हूँ। फरहाद साहब, ये हमारे सफीर साहब मामा बनकर आए हैं। अगर सीधी तरह आपका नाम लेते तो मैं दुनिया के सारे काम छोड़ देता। मैं आपका नुकसान नहीं चाहता, इसीलिए आपके दिमाग में रहकर फोन करने पर मजबूर करता रहा और आप पांचों डायरेक्टर से 2 घंटे बाद का वक्त लेते रहे। ओ माय गॉड, क्या ये तुम फोन करवा रहे थे? सफीर ने कहा, भाई तुम लोग दिमाग में चुपचाप बातें कर रहे हो और मैं अहमकों की तरह मुंह तक रहा हूँ। मैंने सफीर के दिमाग में आकर कहा, अब मैं आपके जरिए गुफ्तगू करूंगा, आपकी जुबान मेरी मर्जी के मुताबिक बोलेगी। वो बोलने लगा, मिस्टर फर्नांडो, इस वक्त फरहाद अली तैमूर सफीर साहब की जुबान से बोल रहा है। मुझे 2 हेलीकॉप्टर्स की जरूरत है, जब चाहो मिल जाएंगे। वो दिन रात मेरे इस्तेमाल में रहेंगे, सारी जिंदगी अपने इस्तेमाल में रखो। कहो तो तुम्हारे लिए यहाँ 2-4 फ्लाइंग क्लब खोल दूं। मैंने हंसते हुए कहा, जरूरत हुई तो तुम्हें भी उठाकर ले जाऊंगा, फिलहाल 2 हेलीकॉप्टर्स काफी हैं। तुम कहाँ हो? न्यूयॉर्क पहुँच गया हूँ, अब शिकागो जाना चाहता हूँ। मुझे पता बताओ, मैं हेलीकॉप्टर लेकर पहुँच रहा हूँ, फिर हम साथ ही शिकागो जाएंगे। 2 घंटे बाद तुम्हारी मीटिंग है, वो कल भी हो सकती है। तुम्हें लाखों डॉलर का नुकसान होगा, तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ। लाखों डॉलर क्या चीज है? खुशी के मारे किसी को ये ना बता देना कि मैं यहाँ मौजूद हूँ। मुझसे हमाकत की तवक्को ना करो, बस मैं आ रहा हूँ। वो रवानगी के लिए उठ गया। मैं सफीर साहब का शुक्रिया अदा करके दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गया। अभी यहाँ मसरूफियत का एक लामुतनाही सिलसिला था। कौमी से मुलाकात होने वाली थी। उधर गुलाम बाकी भी मरीना के पास पहुँच गया होगा। फिर हम सबको हेलीकॉप्टर के जरिए बहराम गंगोली के मुख्तलिफ अड्डों तक पहुँचना था। मैं दास्तान के इस हिस्से की तरफ थोड़ी देर बाद आऊंगा। अब आपको सोनिया, शीबा, पारस, जोजो, रसवंती और पारस दोम के मुतल्लिक बताना भी जरूरी है। टीपू अपने बाप मुराद वाटसन के साथ शॉपिंग कर रहा था। अब से 4 घंटे बाद इसे एक तैयारे में पेरिस के लिए रवाना होना था। तैयारियां मुकम्मल थी, मगर बेटे ने बाप से कुछ और चीजों की फरमाइश की तो वो खरीदने चला गया। इसी शॉपिंग सेंटर के बाहर एक कार में दूसरा टीपू बैठा हुआ था और वो हमारा पारस था। इसके साथ शंकर, रानी सरदार और हमारे 2 आदमी थे। रसवंती ने शंकर को मुखातब करते हुए कहा, ये अच्छा मौका है। मुराद वाटसन एक जगह खड़ा हुआ रोमानी नावलों का इंतखाब कर रहा है। इससे बहुत दूर टीपू अपने लिए चीजें पसंद कर रहा है। मैं टीपू को यहाँ ला रही हूँ, तुम हमारे पारस को वहाँ पहुँचा दो। फिर इसने पारस के पास आकर कहा, बेटे तुम्हारा इम्तिहान शुरू हो रहा है, ये परफेक्ट टीपू बनने के लिए तैयार रहो। तो शंकर के साथ कार से बाहर निकला। उधर रसवंती ने टीपू के दिमाग पर कब्जा जमाया, फिर उसे आहिस्ता आहिस्ता चलाती हुए स्टोर से बाहर ले आई। शंकर दूसरे दरवाजे से पारस को इसी स्टोर में ले गया। असली टीपू कार के पिछले दरवाजे पर आ गया। फिर अंदर बैठी हुई रानी सरदार ने इसे हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया। इतने में शंकर भी पहुंच गया। पिछली सीट का दरवाजा बंद हुआ, कार स्टार्ट हुई, फिर वहां से आगे चल पड़ी। रसवंती ने टीपू के दिमाग को जरा आजाद छोड़ा तो वो एकदम से घबराकर आसपास देखने लगा। रानी सरदार ने इसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटे घबराने की बात नहीं है, हम तुम्हें अच्छी जगह ले जा रहे हैं। सिर्फ 6-7 घंटे अपने पास रखेंगे, फिर तुम्हारे डैडी के पास भेज देंगे। वो चीख कर बोला, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। तुम लोग कौन हो? मुझे कहाँ ले जा रहे हो? रसवंती ने कहा, शंकर इसे संभालो, चीखने न दो, लेकिन कोई ज्यादती न करना। मैं अभी अपने बेटे की खबर लेकर आती हूँ। पारस अपने लिए खिलौना पसंद कर चुका था। मुराद वाटसन ने पास आकर कहा, अरे तुमने ये हवाई जहाज पसंद किया है, तुम तो कहते थे पायलट नहीं डॉक्टर बनोगे। पारस ने जवाब दिया, डैडी ये खिलौना हवाई जहाज है, क्या आदमी डॉक्टर बनने के बाद हवाई जहाज में बैठता नहीं है? क्या जो बच्चे पायलट बनना नहीं चाहते वो हवाई जहाज से नहीं खेलते? इसने हंसते हुए कहा, तुम बहुत शरीर हो गए हो। इसने बिल अदा किया, फिर खिलौने उठाकर पारस के साथ चलता हुआ स्टोर से बाहर जाने लगा। स्टोर की सीढ़ियां उतरते हुए इसकी नजर पारस के पांव पर पड़ी। वो एकदम से चौंक कर बोला, तुम तो सफेद कैनवस शूज पहन कर आए थे, ये काले जूते कहाँ से आ गए? रसवंती से एक गलती हो गई थी। आखिर बेचारी कितनी बातों पर ध्यान दे सकती थी। जब टीपू अपने बाप के साथ शॉपिंग के लिए घर से निकला तो इसने शंकर से कहा था, फौरन फलां रंग के कपड़े और जूते पहनाओ। वो शायद ये कहना भूल गई थी कि पारस को सफेद कैनवस के शूज पहनने चाहिए, शायद इसीलिए ये गलती हो गई
थी। इसने पारस के दिमाग में रहकर कहा, ओ डैड, मैंने चलते वक्त सफेद जूते पहने थे, लेकिन आप कार की चाबी भूल गए थे। आप चाबी लेने अपने कमरे में गए तो मैंने अपने कमरे में जाकर जूते बदल लिए। इसने सोचा शायद ऐसी ही बात हो। वो इतनी सी बात पर बहस नहीं करना चाहता था, गोया किसी हद तक कायल हो गया था। रसवंती जरा देर के लिए पारस को छोड़कर टीपू के पास आई। वो चुप नहीं रहना चाहता था। बाज बच्चे सहम कर खामोश हो जाते हैं, बाज बेबाक हो जाते हैं, या फिर अगवा करने वालों के मकासद को नहीं समझते, अपनी आजादी के लिए मचलते हैं। वो भी मचल रहा था। शंकर ने मजबूर होकर इसके मुंह पर टेप लगा दिया था। एक तरफ से रानी सरदार ने और एक तरफ से शंकर ने हाथ पकड़ लिए थे। बार बार समझाते जा रहे थे, देखो बेटा, हम तुम पर जुल्म या ज्यादती नहीं करना चाहते, सिर्फ 6-7 घंटे की बात है, तुम्हें आराम से रखेंगे, फिर तुम्हारे डैडी के पास पहुंचा देंगे। रसवंती ने सोचा जब ये लोग टीपू को लेकर कोठी पहुंचेंगे तो मैं टीपू के दिमाग पर काबूज हो जाऊंगी, ताकि ये गाड़ी से उतरकर कोठी के अंदर जाने तक जद्दोजहद न करे। इस पर दूसरी कोठी वालों की नजर न पड़े। वो पारस के पास आ गई। मुराद वाटसन ने कार ड्राइव करते हुए कुन आंखों से पास बैठे हुए पारस को, यानी अपने बेटे टीपू को देखा, फिर मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हें हिंदुस्तान अच्छा लगता है या अमेरिका? वो अपने एक खिलौने को देख रहा था, बेध्यानी में बोल गया, मैंने तो कभी अमेरिका की सूरत ही नहीं देखी। बाप ने चौंक कर इसे देखा, फिर नागवारी से बोला, व्हाट नॉनसेंस, तुम अमेरिका में पढ़ते हो और कहते हो अमेरिका की सूरत नहीं देखी। रसवंती परेशान हो गई, इस गलती को कैसे दुरुस्त करे। इसके सोचने के दौरान ही पारस ने जल्दी से कहा, ओ डैड, मैं इसे अमेरिका नहीं समझता, इतनी सारी रियासतों को मिलाकर एक मुल्क बनाया गया है, इसे कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आपका सवाल गलत है। आप ये पूछना चाहते हैं कि मुझे हिंदुस्तान अच्छा लगता है या स्टेट, क्योंकि मैं कनाडा में रहता हूँ, जिसे आप शुमाली अमेरिका कह सकते हैं। तो अजब है, तुम खामोश रहा करते थे, कभी इतनी बातें नहीं करते थे। क्या मुझसे बिछड़ते वक्त तुम्हारे अंदर चाबी भर गई है? पारस ने जरा संजीदा होकर जवाब दिया, मैं खामोश रहने का आदी नहीं हूँ। जब आप लोगों के बारे में सोचता हूँ तो चुप सी लग जाती है। सोचता हूँ ये कोई जिंदगी है? डैडी हिंदुस्तान में, मम्मी पेरिस में और मैं कनाडा में। तुम्हारी मम्मी बार बार कहती है मैं पेरिस आ जाऊँ, और मैं सोचता हूँ अभी ज्यादा से ज्यादा दौलत कमाने की उम्र है, जब बूढ़ा हो जाऊंगा, थक जाऊंगा तो पेरिस चला जाऊंगा। ये एशियाई मुल्क सिर्फ कमाने के लिए होते हैं, रहने और ऐश करने के लिए यूरोप का कोई मुल्क बेहतर होता है। तुम्हारी मम्मी ने पहले ही वहाँ ठिकाना बना लिया है। पारस ने रसवंती का तस्वर किया, हालांकि अभी तक इसकी सूरत नहीं देखी थी, लेकिन माँ का तस्वर एक नूरानी हेवला होता है, जिसे माँ से महरूम बच्चे देखते हैं। इसने भी नूरानी हेवले को देखते हुए कहा, पता नहीं मैं कब पेरिस पहुँचूंगा, मामा बड़ी बेचैनी से मेरा इंतजार कर रही होंगी। मुराद वाटसन ने फिर हैरानी से कहा, तुम अपनी मम्मी को मामा कह रहे हो? पारस ने चौंक कर कहा, डैड, अगर मैं मामा कहा करूं तो कितना अच्छा लगेगा। ओह नो, तुम्हारी मम्मी ने मम्मी कहना सिखाया है, वो यही अंदाजे तो खातब पसंद करेंगी। रसवंती ने चुपके से पूछा, मेरे बच्चे तुम क्यों गलतियां कर रहे हो? मैंने कौन सी गलती की है? तुमने वो काले जूते कब पहने थे? किसी ने मुझे सफेद जूते पहनने के लिए नहीं कहा था। चलो ये शंकर की या मेरी गलती थी। अभी तुम अमेरिका के बारे में क्या कह रहे थे? मैंने खेलने के ध्यान में उल्टी बात कह दी, इसे फिर उल्टा सीधा समझा दिया। ये टीपू की मम्मी को मामा क्यों कह रहे थे? मैं आपका तस्वर कर रहा था, मुंह से मामा निकल गया। बेटे ये बहुत अहम मौका है, आज तुम्हें हर हाल में यहाँ से निकल जाना है। हाजिर दिमाग रहा करो, खेल की तरफ ध्यान ना दो और मेरा तस्वर भी ना करो। अगर यही बात एक माँ से कहूँ कि वो बेटे का तस्वर न करे। एक तो तुम्हें इतनी सी उम्र में बड़ी बड़ी किताबें पढ़ाकर परेशान हो गई हूँ, हर बात का जवाब देते हो, कोई बात तो खाली जाने दिया करो। मैं टीपू के पास जा रही हूँ, संभल कर रहना, अभी आऊंगी। वो टीपू के पास पहुंची तो देर हो चुकी थी। इससे पहले ही शंकर और रानी सरदार इसे लेकर कोठी में पहुंच गए। इसके मुंह पर टेप लगा हुआ था, वो आवाज नहीं निकाल सकता था, मगर हाथ पांव से जद्दोजहद कर रहा था। कार से निकालकर शंकर ने उसे दोनों बाजुओं में जकड़ लिया था, उसे कोठी में ले जाना चाहता था। उसी वक्त जाने कहां से मंगल पांडे पहुंच गया। उसे तो पहुंचना ही था, इसकी बीवी चंपा अनेक्सी में रहती थी। फिर वो पारस का शुक्रिया अदा करने आया था। पिछले दिन वो बच्चा इसे लात न मारता, वो स्विमिंग पूल में न गिरता, गौतम को दुश्मन के हाथों से न बचाता, तो न इसे 10,000 मिलते और न तरक्की होती। वो खुशखबरी सुनाने आया था कि इसे एसपी यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बना दिया गया है। जैसे ही वो अहाते में दाखिल हुआ, इसकी नजर पोस्ट की तरफ गई। शंकर किसी बच्चे को दोनों बाजुओं में जकड़कर जबरदस्ती कोठी के अंदर ले जा रहा था। रानी सरदार 2 आदमियों के साथ कार से निकलकर बड़ी उजलत में जा रही थी। इनके अंदाज से पता चल रहा था वो घबराए हुए
हुए हैं या जल्दी में हैं। वो सोच में पड़ गया ऐसे में क्या करना चाहिए। इतना समझता था कि इस कोठी में रहने वालों का तल्लुक फरहाद से है। वो सोचता हुआ अनेक्सी में आया। वहाँ चंपा फर्श पर बैठी रो रही थी। इसने ताज्जुब से पूछा, क्या बात है, क्यों रो रही हो? मेरे नसीब खोटे हैं, एक बेटा मिला था वो भी बिछड़ गया। इसने कोठी के पोर्च की तरफ देखते हुए कहा। अच्छा, अब समझा, वो लोग जय किशन को छीन कर ले गए हैं। चंपा ने हैरानी से पूछा, कौन लोग? वही जो इस कोठी में रहते हैं। मैंने अभी देखा है, वो जबरदस्ती जय किशन को उठाकर ले जा रहे थे। वो एक सर्द आ भरकर बोली, मेरे जय किशन को किसी ने जबरदस्ती नहीं छीना, इसकी रोकती का वक्त आ गया था। अब वो अपनी माँ के पास जा रहा है, फिर भला मैं कैसे रोक सकती थी? वो मेरे गले लगकर मुझे प्यार करता रहा, फिर मेरे आंसू पूंछ कर रुखसत हो गया। वो कहाँ गया है पता नहीं, शंकर वगैरह उसे लेकर गए थे। अरे यही तो कह रहा हूँ, शंकर इस बच्चे को जबरदस्ती कोठी के अंदर ले गया है। जरा मैं देखूं तो सही क्या बात है। वो तेजी से चलता हुआ कोठी के पोर्च में आया, फिर बरामदे में पहुंचकर कॉल बेल के बटन को दबाया। जरा सी देर में दरवाजा खुल गया। शंकर के एक आदमी ने दरवाजा खोला, फिर एसपी की वर्दी में मंगल पांडे को देखकर घबरा गया। वो दरवाजा बंद करना चाहता था। पांडे ने अपनी एक टांग अड़ाकर कहा, खबरदार, मेरा नाम मंगल पांडे है, कोई मेरा नाम लेने की हिम्मत नहीं कर सकता। वो दरवाजा खोलने वाले को धक्का देते हुए अंदर आया, फिर तेजी से चलता हुआ ड्राइंग रूम में पहुंचा। वहाँ एक बच्चे के मुंह पर टेप लगा हुआ था और रानी सरदार इसे गोद में लेकर पुचकार रही थी। शंकर इसे देखकर घबरा गया। वो कहकहा लगाते हुए बोला, कोई मेरा नाम लेने की हिम्मत नहीं करता। लोग मुझे बड़ा दरोगा कहते थे, हा हा हा। फिर मुझे डीएसपी कहने लगे, हा हा हा। आज मैं एसपी बन गया हूँ, कल डीआईजी और फिर आईजी बन जाऊंगा, और फिर देखते रहना, एक दिन इस मुल्क का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। वो फातिहाना अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए अंदर आया, फिर अपनी नाक की तरफ इशारा करते हुए बोला, तुम क्या समझते हो ये मेरी नाक है? नहीं, हरगिज नहीं, ये कुत्ते की नाक है। दूर से मुजरिमों की बू सूंघ लेती है। मैं तो दूर ही से सूंघ कर समझ गया था यहाँ किसी बच्चे को अगवा करके लाया गया है। हा हा हा। शंकर ने जरा करीब आकर कहा, पांडे साहब जरा दूसरे कमरे में तशरीफ ले चलें। मैं वो इसकी बात काट कर गरजते हुए बोला, खबरदार, पांडे नहीं, कोई मेरा नाम लेने की जुर्रत नहीं कर सकता। मैं एसपी बन गया हूँ। शंकर ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, एसपी साहब जरा दूसरे कमरे में चलकर बातें करें। क्यों दूसरे कमरे में क्यों चलो? चोरी का माल यहाँ है, यही बात होगी। हमने इसे कहीं से चुराया नहीं है, किसी से छीन कर नहीं लाए हैं। ये फरहाद साहब का बेटा पारस है। मुझे उल्लू बनाते हो? अगर ये पारस है तो इस तरह क्यों मचल रहा है? इसके मुंह पर टेप क्यों लगा हुआ है? इसके दिमाग पर दुश्मन टेलीपैथी जानने वाले कब्जा जमाए हुए हैं। इसे परेशान कर रहा है और हम इसे काबू में रखने की कोशिश कर रहे हैं। मैं नहीं मान सकता। फरहाद के सामने भला और कौन टेलीपैथी जानने वाला परेशान करेगा? तुम लोग गहरी चालें चल रहे हो, मालूम है। आज से तो तमाम तैयारों में जाने वाले बच्चों को सख्ती से चेक किया जाएगा और हर तैयारे में हमारे मुल्क का जासूस सफर करेगा ताकि वो बच्चे अपनी अपनी मंजिल तक बखैरियत पहुंच सकें। सरकार ने मेरी बहादुरी से खुश होकर मुझे अमेरिका तक सफर करने की इजाजत दी है। मैं भी यहाँ के जासूसों की टीम में मौजूद हूँ। 2.5 घंटे बाद यहाँ से परवाज करने वाला हूँ। लेकिन अच्छा हुआ, जाते जाते एक कारनामा दिखाकर जाऊंगा। इसके मुंह से टेप खोलो, इसके दिमाग पर किसी ने कब्जा नहीं जमाया है। इसी वक्त रसवंती पहुंच गई थी, पांडे की बातें सुन रही थी। इसने दिमाग पर कब्जा जमाकर इसे चीखने चिल्लाने और उछलने कूदने पर मजबूर किया। फिर शंकर से कहा, इसके मुंह पर टेप लगा दो। शंकर ने हुक्म की तामील की और एक टेप लेकर पांडे के मुंह पर लगा दिया। वो इसके दिमाग में कह लगाते हुए बोली, मैं हूँ दुश्मन टेलीपैथी जानने वाला। मैं इस बच्चे के दिमाग में था, अब तेरे दिमाग में हूँ। वो अपना हाथ बढ़ाकर मुंह से टेप हटाना चाहता था, मगर रसवंती ने हटाने नहीं दिया। इसका हाथ इधर से उधर बहकने लगा। शंकर ने हंसते हुए पूछा, पांडे जी क्या अब भी यकीन नहीं आया? इसने मुंह से टेप हटा दिया, फिर कहा, दूसरे कमरे में तशरीफ ले चलिए। मंगल पांडे ने दूसरे कमरे में आकर बेबसी से कहा, मेरी समझ में नहीं आता, क्या करूं? हमारे मुल्क के तमाम सुरागर साथ तमाम पुलिस वाले और तमाम मिलिट्री इंटेलिजेंस वाले पारस को ढूंढते फिर रहे हैं और वो मेरी नजरों के सामने है। मेरा बेटा बना हुआ है, मेरे सीने पर मोंग डाल रहा है और मैं कुछ नहीं कर सकता। इस पर यह कि आज मैं जासूसों की टीम में शरीक होकर जा रहा हूं और ये अच्छी तरह समझ गया हूं कि आज ही की फ्लाइट से पारस को भी रवाना किया जा रहा है। तो फिर जाओ और अपनी सरकार को रिपोर्ट दे दो, पारस को गिरफ्तार करा दो। शंकर ने कहा, अगर ऐसा कर सकता तो मेरा नाम बैनुल-अक़वामी जासूसों में शामिल हो जाता, मगर मैं जानता हूँ फरहाद मेरी खोपड़ी घुमाकर रख देगा, मेरा मुंह सामने से पीछे हो जाएगा। जब तुम जानते हो कि पारस के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, फिर जासूसों की टीम में क्यों जा रहे
हो, इस बहाने अमेरिका तक घूम कर आ जाऊंगा। तो फिर घूमने जाओ, अगर तुमने पारस के खिलाफ जुबान खोली तो उड़ते हुए जहाज से नीचे टपका दिए जाओगे। वो बेबसी से बोला, मेरी क्या मजाल है, मेरी समझ में नहीं आता ये चक्कर कब तक चलेगा। पहले वो मुझे मिला तो फरहाद का बेटा पारस था, फिर मेरा बेटा जय किशन बन गया, अब मैं एयरपोर्ट जाऊंगा तो वहाँ कुछ और बनकर मिलेगा। हमारे धर्म में मरने के बाद जन्म बदलते हैं, ये लड़का अपनी जिंदगी में जन्म बदलता जा रहा है। ऐसा ना हो त्यारे में सफर करते करते मेरा बाप बन जाए। वो बुड़बुड़ाता हुआ चला गया। रसवंती फिर अपने बेटे के पास पहुंच गई। वो मुराद वाटसन के साथ कोठी में आ गया था। इसने ड्राइंग रूम में पहुंचकर देखा, एक खूबसूरत सी औरत की बड़ी तस्वीर दीवार पर लगी हुई थी। इसने तस्वीर को देखते एक फजाई बोसा उछाल कर कहा, ओह मम्मी, माई स्वीट मम्मी, आप कितनी खूबसूरत लगती हैं। मुराद वाटसन एकदम से ठिठक गया, शदीद हैरानी से बोला, क्या तुम्हारा दिमाग चल गया है, मेरी माँ को अपनी माँ बोल रहे हो। पारस जरा सटपटा कर रह गया। मुराद वाटसन इसे घूर कर देख रहा था। फिर इसने गहरी संजीदगी से पूछा, तुम कौन हो। पारस ने एक कदम पीछे हटकर कहा, डैडी आपको क्या हो गया है, मैं आपका टीपू हूँ। यू शट अप, तुम मेरे बेटे हो तो क्या अपनी दादी की तस्वीर को नहीं पहचान सके। ओ कम ऑन डैडी, मैं तो मजाक कर रहा था, आप सीरियस हो रहे हैं। वो पारस को हाथ पकड़कर खींचता हुआ अपने बेडरूम में आया। फिर इसने दरवाजे को बंद कर दिया, जल्दी से अलमारी खोली, इसकी दराज को खोला, फिर इसमें से एक रिवॉल्वर निकालकर निशाने पर रखते हुए बोला, सच सच बताओ कौन हो तुम। इस रिवॉल्वर का लाइसेंस बेटे को मारने के लिए नहीं मिला है, इसे रख लीजिए। वो झुंझलाकर बोला, तुम कौन हो। मेरे टीपू की गुफ्तगू का अंदाज भी ऐसा नहीं है। देखो बच्चे, तुम मेरे निशाने पर हो। क्या पूरा मुल्क जानता है फरहाद अली तैमूर अपने बेटे को यहाँ से ले जाना चाहता है। इस मकसद के लिए वो हम में से किसी के बेटे को अगवा करेगा और इसकी जगह अपने बेटे को पहुँचाएगा। क्या ऐसा नहीं है। पारस ने इनकार में सर हिलाकर कहा, ऐसा नहीं है, मैं टीपू हूँ और आपका बेटा हूँ। वो टेलीफोन की तरफ बढ़ते हुए बोला, तुम मेरे निशाने पर रहोगे, मैं फोन करूंगा। इस दौरान तुमने कोई चालाकी दिखाई या तुम्हारे बाप ने टेलीपैथी के जरिए कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं चश्मे जदन में गोली मार दूंगा। इसने रिवॉल्वर का रुख पारस की तरफ रखा, रिसीवर को अपने एक कान और शाने के दरमियान दबाया, दूसरे हाथ से नंबर डायल करने लगा। फिर नंबर डायल करता ही चला गया। थोड़ी देर बाद एहसास हुआ कि वो ख्वाह डायल करता जा रहा है। इसने फिर क्रेडल पर हाथ रखा, फिर सोच समझकर नंबर डायल किए। किसी से राब्ता कायम हुआ। कोई गुस्से में कह रहा था, उल्लू के पट्टे, कमीने, क्या तू ही मेरी बीवी को फोन करता है। मुराद वाटसन ने जल्दी से क्रेडल पर हाथ रख दिया। फिर इसने नंबर डायल करने के लिए उंगली रखी तो उंगली फिसल गई, दोबारा रखी तो फिर फिसल गई। अब वो जल्दी जल्दी डायल करने के लिए उंगली रखना चाहता था मगर रख नहीं पा रहा था। वो झुंझलाकर रिवॉल्वर को एक तरफ रख के दूसरे हाथ की उंगली से नंबर डायल करने लगा। 7वीं बार एहसास हुआ कि वो बहुत ज्यादा नंबर डायल कर चुका है। इसने फिर क्रेडल पर हाथ रखा, फिर नंबर डायल करना चाहा। इसी वक्त महसूस हुआ जैसे रिसीवर से आवाज सुनाई दे रही हो, हेलो हेलो। इसने रिसीवर को गौर से देखा, फिर अच्छी तरह कान से लगाकर सुना। आवाज आ रही थी, हेलो हेलो, मैं फरहाद अली तैमूर बोल रहा हूँ। रिसीवर इसके हाथ से छूट गया मगर आवाज अभी तक आ रही थी। वो आवाज पूछ रही थी, क्या तुम मेरे बेटे को कानून के हवाले करना चाहते हो। इसने जल्दी से पलटकर रिवॉल्वर उठाया, फिर पारस को निशाने पर रखते हुए बोला, फरहाद मैं कहता हूँ मेरा बेटा वापस कर दो वरना अभी इसे गोली मार दूंगा। तुम्हें इजाजत है, लड़का सामने खड़ा है, गोली मार दो। तुम इसे मजाक समझ रहे हो, मैं तुम्हारी चाल कामयाब नहीं होने दूंगा। ये कहते इसने फौरन ट्रैगर पर उंगली दबाई। खट खटा खट की आवाज के साथ ट्रैगर दबता गया मगर ना आवाज आई ना गोली निकली। पारस ने मुस्कुराते हुए जेब से हाथ निकाला, इसकी मुट्ठी बंद थी। जब इसने खोली तो इसमें रिवॉल्वर की गोलियां थी। जब वो फोन करने में मसरूफ था तब भी रसवंती ने पारस से कह दिया था कि वो गोलियां निकाल ले। वो फिर मेरे लबो लहजे में बोली, इसमें गोलियां होती तो तुम मेरे बेटे को कत्ल कर चुके होते। अब जवाब दो, क्या इस हरकत के बाद तुम्हारा बेटा जिंदा वापस मिल सकता है। वो चीख कर बोला, नहीं नहीं, मुझे मेरा बेटा चाहिए, मुझसे गलती हो गई थी, मैं तुम्हारे बेटे को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। फिर जैसा कहता हूँ वैसा करते जाओ। तुम्हारा बेटा किसी दूसरे दिन की फ्लाइट से जा सकता है, आज हर हाल में मेरे पारस को जाना चाहिए। ये जुल्म है, मेरे बच्चे पर जुल्म है। तुम्हारा बच्चा तुम्हें वापस मिलेगा तो इसके बदन पर एक हल्का सा निशान भी नहीं होगा, किसी ने इसे फूल की छड़ी से भी नहीं मारा है। वो बेखरियत है। जब तैयारा प्रवास करके इस मुल्क की सरहद से निकल जाएगा तो इसे तुम्हारे पास पहुंचा दिया जाएगा। वो समझ रहा था इन हालात में समझौता करना होगा वरना बेटा जिंदा नहीं मिलेगा, लेकिन यकीन नहीं आ रहा था कि इसे जिंदा वापस किया जाएगा। रसवंती ने कहा, बेवकूफ, तुम क्या समझते हो, क्या हम तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानते। तुमने बैनुल-अक़वामी
स्मगलरों से मुआहदों के कागजात जो इस ख्वाबगा के चोर खाने में रखे थे, इन्हें मैंने टेलीपैथी के जरिए गायब कर दिया। यकीन नहीं है तो देख लो। वो तेजी से चलता हुआ एक तस्वीर के पास गया। इसे हटाकर देखा, वहाँ छोटी सी आहनी किल लगी हुई थी। उसे घुमाते ही एक चोर खाना खुलने लगा। इसकी आंखें हैरत से फैल गईं। तमाम खाने खाली थे, ब्रीफ केस भी नहीं था और नोटों की बड़ी बड़ी गड्डियां भी गायब थी। वो तकरीबन 2 करोड़ रुपए थे। इसने तेजी से पलटकर पारस को देखा, फिर पूछा, मेरा ब्रीफ केस कहाँ है? रसवंती इसके दिमाग में थी। कहने लगी, हमने पहले ही इसे गायब कर दिया था। अगर चाहते तो तुम्हारा पोल खोल देते। जरा सोचो इसके बाद क्या होता। तुम्हें किसी मुल्क में रहने की इजाजत नहीं मिल सकती थी। जहाँ भी जाते जेल में जिंदगी गुजारते। वो गुस्से से मुट्ठियां बेचकर बोला, इसका मतलब है तुम मुझे हर तरफ से नंगा कर देना चाहते हो, हर तरफ से मार डालना चाहते हो। पहले मेरा ब्रीफ केस और नकदी गायब की, फिर मेरे बेटे को गायब किया। मुझे लावल्द बनाना चाहते हो, मुझे कंगाल बनाना चाहते हो, मुझे मुजरम साबित करके जेल भेजना चाहते हो। अच्छी तरह सोच लो, अगर इन मुसीबतों से बचना चाहते हो तो जैसा कहा जा रहा है इस पर अमल करो। वो समंदर की तरह बिफर रहा था मगर जाग की तरह बैठ गया। इसके आगे कोई रास्ता नहीं था। इसे हमारे हर हुक्म पर अमल करना था। वो पारस को लेकर एयरपोर्ट पहुंच गया। वहाँ कितने ही बच्चे नजर आए। फौज का सख्त पहरा था। यकीनन जासूस भी सादा लिबास में घूम रहे होंगे। रसवंती मुराद वाटसन के दिमाग में जमकर बैठ गई थी ताकि वो कोई चालाकी ना दिखा सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।